हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट छत्तीसगढ़ एग्जाम्स में। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ मंडी उप निरीक्षक और फायरमैन के लिए मॉडल पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपके मेगा टेस्ट के रूप में होने वाला है। छत्तीसगढ़ की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए यह टेस्ट बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि हम लोग व्यापम के नए पैटर्न के अनुसार सारे प्रश्न को देखते हैं। व्यापम आजकल एक प्रश्न के पीछे 4-4 प्रश्न पूछ रहा है, तो हम लोग सारे प्रश्न को इसी पैटर्न में ही देखने वाले हैं। यानी कि यह एक प्रकार से आपके लिए बहुत ही अच्छा नए पैटर्न के अनुसार रिवीजन होने वाला है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपकी तैयारी का आकलन हो सके। आज के इस वीडियो में मैंने मैथ्स और रीजनिंग को भी इंक्लूड किया है, ठीक है। तो वीडियो भले ही थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि सॉल्व करने में समय लगता है, लेकिन इस वीडियो से आपको 100 प्रश्नों के पीछे 400 प्रश्नों का नॉलेज मिलने वाला है, ठीक है। आपको कंप्यूटर के वैसे तो 10 प्रश्न आते हैं, लेकिन बोनस प्रश्न के रूप में एक प्रश्न और मिलेगा। हिंदी ग्रामर के 11 प्रश्न मिलेंगे, इंग्लिश के भी 11 और रीजनिंग मैथ्स के अलावा जीके के भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर बिना देरी के आप क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, साथ में आंसर कमेंट करते हुए चलेंगे, ठीक है, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, कंप्यूटर नॉलेज का। मैच द फॉलोइंग, सही जोड़े मिलान करना है आपको। पहले में दिया है रजिस्टर। रजिस्टर होता क्या है? रजिस्टर आपका सबसे तेज मेमोरी होती है, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है रजिस्टर, जो कि सीपीयू के निकट होता है, ठीक है। यह भी आप याद रखेंगे, सीपीयू के निकट होता है, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, सीपीयू के निकट होता है रजिस्टर। ए का हो जाएगा दूसरा। रैम क्या होता है? रैम आपका अस्थायी मेमोरी होता है, ठीक है, टेम्पररी मेमोरी होता है रैम। तो बी का हो जाएगा पहला। रोम क्या होता है? रोम आपका स्थायी मेमोरी होता है, परमानेंट मेमोरी होता है रोम। तो सी का हो जाएगा तीसरा। और हार्ड डिस्क क्या होता है? हार्ड डिस्क जो है सेकेंडरी मेमोरी यानी कि द्वितीयक मेमोरी के रूप में जाना जाता है। तो डी का हो जाएगा चौथा। 2 1 3 4 इस प्रकार का ऑप्शन कहाँ पे है? 2 1 3 4 की ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया हो तो अगले प्रश्न में चलते हैं। फिर से आपको मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आ गए हैं। कॉलम ए में आपको दिया है कीबोर्ड, ये ऐसा है। कॉलम ए में दिया है कीबोर्ड। कीबोर्ड आपका किस प्रकार का डिवाइस है, ये आपको खोजना है। तो कीबोर्ड क्या है हमारा? कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है, तो ए का हो जाएगा दूसरा। स्कैनर, स्कैनर क्या होता है? स्कैनर भी आपका इनपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है, ठीक है। स्कैन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ये क्या होता है? इनपुट डिवाइस है, तो बी का हो जाएगा तीसरा। और मॉनिटर क्या है? मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है, सी का हो जाएगा पहला। प्रिंटर भी क्या है? प्रिंटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है, तो डी का हो जाएगा चौथा। 2 3 1 4 इस प्रकार का ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, सॉफ्टवेयर आधारित यहाँ पे कोट और मिलान वाले प्रश्न आ गए हैं। कॉलम ए में दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। कौन से प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वह सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। तो ए का हो जाएगा पहला। एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में आप क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट्स बनाने का कार्य करते हैं, जो कि स्पेशल पर्पस के लिए यूज होता है। और जो स्पेशल पर्पस के लिए यूज होता है उसे क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। जो आप किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करते हैं उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे कि होता है पेंट। पेंट में आप क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग का कार्य करते हैं। ये क्या है? पेंट भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो बी का हो जाएगा दूसरा। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर जो होता है वो आपका ट्रांसलेटर प्रोग्राम है, यानी कि एक लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का कार्य कौन करता है? कंपाइलर करता है, तो सी का हो जाएगा तीसरा। एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस जो है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है, तो डी का हो जाएगा चौथा। तो 1 2 3 4 इस प्रकार का ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए में। समझ में आ गया? तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, जो कि व्यापम का फेवरेट प्रश्न में से एक है, ठीक है। देखो कॉलम ए में दिया है आपको लैन। लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। फुल फॉर्म भी पूछता है ना, तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, यानी कि किसी स्पेसिफिक क्षेत्र के लिए यूज होता है। जैसे कि आपको छोटे से बिल्डिंग के लिए यूज करना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? छोटे से बिल्डिंग में आपको प्रयोग करना है तो लैन का प्रयोग होगा, ठीक है। तो ए का हो जाएगा तीसरा। मैन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे, मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि एक शहर में यूज होता है, यानी कि महानगरीय नेटवर्क है यह। तो बी का हो जाएगा दूसरा।
और वैन क्या होता है? वैन होता है आपका विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, बड़े क्षेत्र के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वैन का। तो सी का हो जाएगा पहला, और डब्ल्यू तो आपको पता ही है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, तो डी का हो जाएगा चौथा। तो 3 2 1 4 इस प्रकार का ऑप्शन कहाँ पे दिया है? 3 2 1 4, ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, निम्न में से कौन सी मेमोरी सीपीयू के सबसे अधिक निकट होती है? तो इनमें से कौन सी मेमोरी सबसे अधिक निकट होती है? देखो मैं आपको फ्लो चार्ट से समझाती हूँ। यहाँ पे होता है सीपीयू, सीपीयू के यहाँ पे कैच मेमोरी होता है। ठीक है, सीपीयू के निकट में कैच मेमोरी होता है। कैच मेमोरी के निकट में क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी होता है। ठीक है, और प्राइमरी मेमोरी से जुड़ा हुआ सेकेंडरी मेमोरी होता है। समझ में आया? तो सीपीयू से जुड़ा हुआ कैच मेमोरी होता है, कैच मेमोरी से जुड़ा हुआ प्राइमरी मेमोरी होता है। ठीक है, तो दोनों को आपको ध्यान रखना है। सीपीयू के निकट पूछा था, सीपीयू के निकट होता है ऑप्शन नंबर सी, कैच मेमोरी होता है। क्लियर है? प्राइमरी मेमोरी अगर ऑप्शन में होता तो हम उसको भी आंसर ले सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कंप्यूटर में निर्देशों का निष्पादन कौन करता है? तो निर्देशों का निष्पादन कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या होता है? निर्देशों का निष्पादन करना और सुपरवाइजरी करना। इसी को कंप्यूटर का क्या कहते हैं? कंप्यूटर का सुपरवाइजर भी कहते हैं कंट्रोल यूनिट को, क्योंकि वह कंट्रोल करने का कार्य करता है। ठीक है, एक मैंने आपको और बताया था ट्रिक से याद रखने का, कंप्यूटर का दिल यानी कि हार्ट किसको कहते हैं? हार्ट ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? तो कैसे याद किए थे हम लोग इसको? माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। और माँ से क्या याद किए थे? मदरबोर्ड। समझ में आया? माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, इसीलिए मदरबोर्ड को कंप्यूटर का दिल यानी कि हार्ट कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं सीपीयू को, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। ठीक है, और कंट्रोलर को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का सुपरवाइजर। ठीक है, सुपरवाइजर यानी कि निगरानी करना, निगरानी करने का कार्य कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। क्लियर हो गया सारा चीज? तो ये सारे जो है व्यापम के पूछे हुए प्रश्न में से एक है। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। कथन आपको दिया है, रैम को वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। तो क्या यह सही है? क्या रैम को वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं? यह बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि अस्थायी मेमोरी, अस्थिर मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी, जो भी आप नाम देना चाहें। तो रैम को बोलते हैं अस्थायी मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, कारण आपको दिया है, बिजली बंद होने पर रैम का डेटा नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो अस्थिर या अस्थायी बोलने का अर्थ क्या है? जैसे आप कंप्यूटर को बंद करेंगे या बिजली को बंद करेंगे, उसमें जो भी डेटा आपने लिख रहे हो या कुछ भी ऑन करके रखा हो, वह क्या होता है? नष्ट हो जाता है। इसीलिए इसको टेम्पररी मेमोरी कहते हैं। ठीक है, तो यह कथन और कारण दोनों के दोनों सही है। कारण जो है वह कथन का सही सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इस रैम को आप अपने मोबाइल में कैसे देख सकते हैं? जैसे कि आप बहुत सारे एप्स को ओपन करते हैं अपने मोबाइल में। ठीक है, उसके बाद में होम का बटन दबाना। ठीक है, होम का बटन जैसे आप दबाएंगे, वहां पे आप क्या देखेंगे? बहुत सारे एप्स जो है ओपन हुआ आपको दिखाई देगा, दिखाई देता है। उसके बाद जैसे आप उसको क्लियर करेंगे, क्लियर कैसे करेंगे? डिलीट का बटन जैसे ही दबा देंगे, 1 सेकंड के अंदर जितने भी एप्स ओपन हुए रहते हैं सारे के सारे क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं? तो वही क्या होता है? आपका रैम होता है। ठीक है, रैम यानी कि अस्थायी मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, निम्न में से कौन सा ट्रांसलेटर प्रोग्राम नहीं है? ये आपको बताना है। तो ट्रांसलेटर मतलब क्या होता है? ट्रांसलेटर का मतलब होता है अनुवादक। अनुवादक मतलब क्या? एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने वाला। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर जो होता है, ध्यान से सुनना, ये बहुत ही रिपीट होने वाला प्रश्न है। तो कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है कंपाइलर। ओके, इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलता है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस यह होता है कि इंटरप्रेटर जो होता है वह लाइन बाय लाइन पढ़ता है। ठीक है, एक लाइन पढ़ेगा, उसके बाद दूसरे लाइन में जाएगा, फिर तीसरे में जाएगा, इस प्रकार से पढ़ता है। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर जो है वह पूरे पेज को एक बार पढ़ने का कार्य करता है। ठीक है, जितने भी उसमें लेटर लिखे हुए हैं, सेंटेंस लिखे हुए हैं, सभी को एक बार में पढ़ता है। कौन? कंपाइलर। और दोनों के दोनों जो है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का कार्य करते हैं। इसका मतलब यह क्या है? यह दोनों के दोनों अनुवादक है। असेंबलर, असेंबलर क्या होता है? ये होता है आपका असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को असेंबली
लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप यहाँ पूछेंगे कि सब के सब मशीनी भाषा में ही क्यों बदल रहा है? तो मशीनी भाषा में ही इसलिए बदल रहा है क्योंकि कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर जो होता है वह केवल और केवल मशीनी भाषा को ही समझता है, यानी कि 0 और 1 की भाषा को समझता है आपका कंप्यूटर। इसलिए सभी ट्रांसलेटर जो होते हैं वह किसी स्पेसिफिक भाषा से लेकर के मशीनी भाषा में बदलने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रश्न था कि ट्रांसलेटर प्रोग्राम कौन सा नहीं है? तो कंपाइलर तो ट्रांसलेटर है, इंटरप्रेटर भी है, असेंबलर भी है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ट्रांसलेटर प्रोग्राम नहीं होता, बल्कि यहाँ कंप्यूटर और यूजर के बीच में माध्यम का कार्य करता है। ठीक है, माध्यम का कार्य कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यह प्रश्न भी पूछ चुका है। ठीक है, तो हमारा इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ये बताना है आपको। तो डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए, बिट। ठीक है, बिट जो है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है। 4 बिट बराबर कितना होता है? 4 बिट बराबर होता है 1 निबल। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, बहुत ही पूछता है। तो 4 बिट बराबर होता है 1 निबल, और 8 बिट्स बराबर कितना होता है? 8 बिट्स बराबर होता है 1 बाइट। ओके, 1024 बाइट बराबर कितना होता है? 1024 बाइट बराबर होता है 1 किलोबाइट, जिसको हम लोग केबी कहते हैं। ठीक है, 1024 केबी बराबर क्या होता है? 1024 केबी बराबर होता है 1 एमबी। 1 एमबी का डेटा बचा है, ऐसा बोलते हैं ना। तो 1024 केबी बराबर होता है 1 एमबी, और 1024 एमबी बराबर क्या होता है? 1024 एमबी बराबर होता है 1 जीबी। 1024 जीबी बराबर क्या होता है? 1024 जीबी बराबर होता है 1 टीबी। ठीक है, और 1024 टीबी बराबर होता है 1 पीबी, पेटाबाइट्स। ठीक है, तो ये एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ये सबको आपको याद रखना है। पीबी तक का पूछता है, बाकी 1024 ऐसा करके आप आगे बढ़ जाएंगे तो ये होता है योटा बाइट तक का। ठीक है, तो ये नहीं पूछेगा, पीबी तक का आपको पूछता है। व्यापम कई बार पूछ चुका है ना। पूछता कैसे है यह भी बता देती हूँ आपको। आपको डेटा दिया रहेगा टीबी, पीबी, वाईबी, जीबी, एमबी, इस प्रकार का, और ये आपको जमाने रहेगा आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। YouTube पर ही मेरी इसकी बहुत डिटेल में वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, कंप्यूटर वाली क्लास जब मैंने आपको करवाया था तब आप चाहें तो वहां वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इसमें से एक ना एक प्रश्न आपको पूछता है। ठीक है, देखो अगले प्रश्न देखते हैं, बायोस का मुख्य कार्य क्या होता है? बायोस क्या होता है सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यह रोम में स्थित प्रोग्राम होता है। क्या होता है? रोम में स्थित प्रोग्राम होता है बायोस। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो स्टार्टिंग में बहुत सारे प्रोग्राम्स जो होते हैं रन करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, जो हमारी समझ में नहीं आते, जिसको हम लोग पढ़ भी नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि वह इतना फास्ट होता है कि पढ़ने योग्य भी नहीं होता है। ठीक है, तो यही क्या होता है? रोम में स्थित प्रोग्राम होता है जिसको बायोस कहते हैं। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? सिस्टम को बूट करना, यानी कि कंप्यूटर को जब हम लोग ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसी को बूटिंग करना कहते हैं। तो सिस्टम को बूटिंग करना यानी कि ऑन करना प्रॉपर तरीके से, यह किसका कार्य होता है? बायोस का कार्य होता है। ठीक है, हिंदी व्याकरण के प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है, साहसिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, तो साहसिक शब्द को पहले हम लोग तोड़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया है, साहसिक यहाँ पे सीख है। ठीक है, सीख, ऑप्शन नंबर डी आपका सीख है। तो चलो सबसे पहले शब्द को तोड़ के देखते हैं। साहसिक शब्द को तोड़ने पे साहस धन कौन सा बनता है? एक प्रत्यय मिल करके बना हुआ है साहसिक। ठीक है, साहस प्लस एक शब्द मिल करके बना हुआ है साहसिक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो हल्का हल्का सही फर्क है। ठीक है, केवल मात्रा का ही यहाँ पे फर्क दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से लगाना है, साहस प्लस एक प्रत्यय मिल करके साहसिक बनता है, सिक प्रत्यय नहीं है, ध्यान देंगे। ये बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है, राम ने रावण को मारा में को जो है वह कौन सा कारक है? ये आपको बताना है। तो इस प्रकार के प्रश्न मैंने बहुत ही करवाए हैं आपको हिंदी ग्रामर वाली क्लास में, यूट्यूब पर ही। तो कर्ता ने होता है, कर्म को होता है। ठीक है, ये आपके कारक हिंदी में 8 कारक होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा। तो राम क्या है? राम क्रिया करने वाला यानी कि यह करता है, और राम के साथ में ने प्रत्यय जुड़ा है। तो ने हमारा क्या है? कर्ता कारक है। तो हमको ने का नहीं पूछा है, हमको रावण का पूछा है। ठीक है, को वाला पूछा है ना। रावण को मारना क्या है? यहाँ पे कर्म है।
को जो है किस प्रकार का कारक है? कर्ता ने कर्म को किस में आता है? कर्म में आता है, इसीलिए को कारक हमारा हो जाएगा कर्म कारक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? इस प्रकार के एक ना एक प्रश्न आपके कारक वाले से पूछता ही है व्यापम। ठीक है, तो एकदम अच्छे से ध्यान रखेंगे। 8 प्रकार के कारक होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, ये वाले की बात कर रही हूं मैं। इसमें से आपको अच्छे से ध्यान से देखना है। अच्छा, अगर यहाँ पे पूछता ने कौन सा कारक है, तो ने जो है कर्ता कारक है। हमको को के बारे में पूछा गया था, तो को है हमारा कर्म कारक। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है, जो परिश्रम करता है वही सफल होता है, यह कौन सा वाक्य है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखेंगे तो परिश्रम करता है यानी कि जो परिश्रम करता है, या एक वाक्य हो गया, वही सफल होता है यानी कि सफल होना दूसरा वाक्य हो गया। इन दोनों वाक्यों को क्या किया गया है? जोड़ा गया है, यानी कि जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, और दो वाक्यों को जोड़ने पर कौन सा वाक्य बनता है? मिश्र वाक्य बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, अतिथि देवो भव में कौन सा समास है? अतिथि देवो भव में होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्यापम के नए पैटर्न में आजकल आपको इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। हिंदी लैंग्वेज में भी आपको रीजनिंग के प्रश्न छुपा दिया गया है। ठीक है, कैसे? देखो प्रश्न को, यदि संज्ञा को ए कहा जाए, सर्वनाम को बी कहा जाए, विशेषण को सी कहा जाए और क्रिया को डी से दर्शाया जाए, तो सुंदर लड़का दौड़ रहा है या सही कूट क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, रीजनिंग में आपने इस प्रकार के प्रश्न देखे होंगे। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सेंटेंस को ध्यान से देखो, और यहाँ पे संज्ञा को डिनोट करना है, सर्वनाम को डिनोट करना है। तो सबसे पहले आपको सेंटेंस में संज्ञा सर्वनाम को अलग अलग छांटना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, सुंदर हमारा क्या है? सुंदर जो है वह लड़के की विशेषता बता रहा है, इसीलिए यह क्या है? विशेषण है। समझ में आ गया? लड़का क्या है? लड़का आपका संज्ञा है। ओके, और दौड़ना, दौड़ना क्या है? दौड़ना है आपका क्रिया। ठीक है, यह है आपका क्रिया। और कुछ बच रहा है क्या? और कुछ भी नहीं बच रहा है। अच्छा, ये आप पूछेंगे कि दौड़ रहा है, ये क्रिया कैसे हुआ? तो मैंने आपको क्या ट्रिक बता रखा है, दौड़ना, यहाँ पे शब्द के अंत में क्या लग रहा है? ना प्रत्यय लग रहा है। ठीक है, और जैसे कि होता है खाना खाना, ठीक है, खाना खाना, खेलना, जिस भी शब्द के अंत में ना लग जाए वह क्या होता है? वहाँ क्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब देखो, विशेषण को किसे प्रदर्शित करना है? तो विशेषण के लिए हमारा है लेटर है सी। ओके, संज्ञा को किसे प्रदर्शित करना है? संज्ञा को ए से दर्शाना है। ठीक है, और क्रिया को किसे दर्शाना है? क्रिया को डी से। तो हमारा शब्द कौन सा बन गया? हमारा कोड बन गया CAD, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का आंसर हो गया। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? जो जो इंस्ट्रक्शन आपको दिया है उसी प्रकार से आपको चलना रहेगा। सिर्फ और सिर्फ इसमें ट्रिक क्या लगाना है, ये जो सेंटेंस आपको दिया है इसमें आपको संज्ञा सर्वनाम विशेषण किसको किसको कहते हैं ये आपको पहचानने आना चाहिए। ठीक है, इसीलिए बोलती हूँ हिंदी ग्रामर के या इंग्लिश ग्रामर के जो बेसिक वाले चैप्टर्स होते हैं, संज्ञा सर्वनाम, नाउन, प्रोनाउन, इसको आपको देखना बहुत ही बेनिफिट रहता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। यदि राम ने आम खाया को 1 से दर्शाना है, सीता स्कूल गई को 2 से, बच्चे खेल रहे को 3 से दर्शाया जाए, तो वर्तमान काल वाला वाक्य कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब यहाँ भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, व्यापम के नए पैटर्न के अनुसार फिट बैठ रहा है। तो वर्तमान काल वाला हमको सेंटेंस छांटना है। तो राम ने आम खाया, तो यह पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल का एग्जाम्पल है। कैसे पता चला? राम ने आम खाया। ठीक है, राम ने कभी पास्ट में आम खाया होगा, उसकी बात कह चल रही है, राम ने आम खाया। तो यह अब तो भूतकाल का एग्जाम्पल है, पास्ट टेंस का, हमको वर्तमान काल वाला चाहिए। तो और सीता स्कूल गई, सीता स्कूल गई। ठीक है, यानी कि वह 10 बजे गई होगी, 11 बजे गई होगी, उसकी बात हो रही है कि सीता स्कूल चली गई है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है? भूतकाल का एग्जाम्पल है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। थर्ड में देखो, बच्चे खेल रहे हैं, है लगा है यहाँ पे, है जो है क्या प्रदर्शित कर रहा है जो है वर्तमान काल को प्रदर्शित कर रहा है। समझ में आया? बच्चे खेल रहे हैं यानी कि वह अभी भी खेल रहे हैं, वर्तमान की भी बात हो रही है। तो यहाँ क्या है? हमारा वर्तमान काल का उदाहरण है। बस केवल और केवल 3 जो है वह वर्तमान काल को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। समझ में आया? इस प्रकार से अगर आपको और प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं अलग से वीडियो लेकर के आ जाऊंगी जिसमें हम लोग इसी प्रकार के ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एकदम सारे के सारे कूट और मिलान वाले प्रश्न रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। सही जोड़ी आपको मिलान करना है। देखो कॉलम ए में दिया है संज्ञा, संज्ञा क्या होते हैं?
किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को इन शॉर्ट कहें तो एनी नेम इज अ नाउन। किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो संज्ञा क्या होती है, किसी भी नाम को संज्ञा कहेंगे, यानी कि ए का हो जाएगा पहला। सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयोग होता है उसी को सर्वनाम यानी कि इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, तो बी का हो जाएगा सेकंड। विशेषण क्या होते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, यानी कि संज्ञा की विशेषता, यहाँ पे सी का हो जाएगा तीसरा। और क्रिया क्या होता है, कार्य का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं, तो डी का हो जाएगा चौथा। क्लियर है, तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, फिर से आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। सूची 1 में आपको दिया है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, जब दोनों शब्दों का समान महत्व होता है उसको द्वंद्व समास कहते हैं। दो शब्द मिलकर के समास बनता है और दोनों शब्द जब समान महत्व के होते हैं उसको द्वंद्व समास कहते हैं। एक और तरीका पहचानने का क्या बताया था मैंने, दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, जैसे कि यहाँ पे माता पिता, माता पिता क्या ऐसे लिखते हैं क्या, ऐसा नहीं लिखते, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि बीच में यहाँ पे योजक चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है, इसके बिना यह शब्द गलत माना जाएगा, ठीक है। तो द्वंद्व समास को पहचानने का एक और तरीका है योजक चिन्ह, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहले का पहला। ओके। तत्पुरुष समास क्या होता है, जब दो शब्दों में से पहले पद की प्रधानता होती है उसको तत्पुरुष समास कहते हैं, तो बी का हो जाएगा दूसरा। कर्मधारय समास क्या होता है, विशेषण विशेष में संबंध होता है, ठीक है, विशेषण और विशेष में संबंध होता है उसको कर्मधारय समास कहते हैं, जैसे कि नीलकमल, सी का हो जाएगा तीसरा। बहुव्रीहि समास क्या होता है, जब दो शब्द मिलकर किसी अन्य अर्थ को प्रकट करते हैं उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं, जैसे कि लंबोदर, लंबोदर क्या होता है, लंबा है उदर जिसका, यानी कि भगवान गणेश की बात हो रही है, बड़ा पेट वाला कौन है, भगवान गणेश जी है। तो दो शब्द मिलकर किसी अन्य अर्थ को प्रकट करते हैं उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं, तो डी का हो जाएगा चौथा। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन और कारण वाले प्रश्न है। कथन आपको दिया है, मिश्र वाक्य में एक मुख्य वाक्य और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, तो क्या यह सही है क्या, बिल्कुल। अभी मैंने आपको बता दिया मिश्र वाक्य क्या होते हैं, एक मुख्य वाक्य होते हैं, फिर उसके बाद में दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग समझते हैं, जैसे कि होता है, बहुत ज्यादा बारिश हुई इसीलिए मैं कॉलेज नहीं जा पाया, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए क्या है, इसीलिए शब्द जो है दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। मेन वाक्य इसमें क्या है, मेन वाक्य है बारिश का होना, ठीक है, बारिश का हुआ इसीलिए मैं कॉलेज नहीं जा पाया, ठीक है। कारण आपको दिया है, मिश्र वाक्य में कि, जो, जब जैसे संबंध बोधक शब्द आते हैं, ठीक है, कि, जो, जब जैसे संबोधक बोधक शब्द आते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या यूज हुआ है, इस सेंटेंस में इसलिए शब्द यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, कथन भी हमारा करेक्ट था, तो दोनों के दोनों हमारा सही है और कथन जो है कारण का सही सही व्याख्या करने की ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। यहाँ भी आपका कथन और कारण वाले शब्द दिए गए हैं। कथन आपको दिया है, अवयव शब्द रूप नहीं बदलते। अवयव शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द हिंदी ग्रामर के जो अपना काल हो, वचन हो, लिंग हो या किसी भी केस में अपना रूप परिवर्तित नहीं करते उसको अवयव शब्द कहते हैं। जैसे कि हमारा शब्द है जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, और कौन सा हो सकता है, परंतु, इसलिए, ये क्या है, अवयव शब्द कहलाते हैं। ये सारे के सारे एक वचन हो, बहुवचन हो, लिंग वचन कारण सब में सेम होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको अवयव शब्द यानी कि अविकारी शब्द कहते हैं। कारण आपको दिया है, अवयव पर लिंग वचन और कारक का प्रभाव नहीं पड़ता, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अवयव शब्द वे होते हैं जिसमें लिंग वचन कारण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, तो दोनों के दोनों सेंटेंस हमारा करेक्ट है। कथन जो है, कारण जो है कथन का सही सही व्याख्या करने की ऑप्शन नंबर ए हमारा फिर से सही आंसर हो जाएगा। अब बोनस प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंधों में कान्हा राजा, यह कौन सा मुहावरा है, ठीक है, कौन सा है, प्रशंसा है, व्यंग्य है, विरोध है कि उपमा है। तो देखो, अंधों में कान्हा राजा क्या होता है, जब सभी के सभी अंधे हो, उसमें मान लो
एक आंख से देखने वाला व्यक्ति मिल जाए वह क्या हो जाता है, वही राजा बन जाता है। क्यों? क्योंकि भाई किसी को अगर कुछ दिख नहीं रहा है उससे अच्छा कुछ नहीं से कुछ भला वाली बात हो जाती है। ठीक है, मान लो आपको कुछ भी नहीं आता एग्जाम में, चलो तुक्का ही मार लेते हैं, कुछ नहीं से कुछ ही अच्छा, ऐसा होता है ना। तो यही होता है आपका अंधों में काना राजा, और यह क्या है आपका एक प्रकार का व्यंग्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इंग्लिश ग्रामर के अब प्रश्न को देखते हैं। अच्छा, आप लोग आंसर्स को काउंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? काउंट करने से ज्यादा अच्छा है किस टॉपिक में आपकी गलती हो रही है, ठीक है, किस टॉपिक में आपकी कमी रह गई है, यह मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको जिस प्रश्न में प्रॉब्लम हो रहा है उस प्रकार के मैं वीडियो लेकर के आ सकूं। ठीक है, ताकि एग्जाम तक आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, आपको कौन सा टॉपिक का वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको सीखना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड दैट इन द सेंटेंस आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला मैंने सीरीज चालू किया था, जिसमें नाउन कंप्लीट हो चुका है हमारा, प्रोनाउन कंप्लीट हो चुका है, वर्ब भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना या प्लेलिस्ट मेरा चेक करना, वहां पे आपको इंग्लिश ग्रामर सीरीज करके मिल जाएगा। ठीक है, तो आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट में दैट क्या है आपका, मैं जानता हूं कि वह ईमानदार है। ठीक है, मैं जानता हूं कि वह ईमानदार है, मैं जानना एक अलग सेंटेंस हो गया और वह ईमानदार है एक अलग सेंटेंस हो गया। दोनों को जोड़ने वाला काम कौन कर रहा है? दैट जो यहाँ पे शब्द प्रयोग हुआ है वह दोनों सेंटेंस को एक साथ जोड़ने का काम कर रहा है। समझ में आया? मैं जानता हूं अलग है, ही इज ऑनेस्ट अलग है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है दैट। इसलिए दैट हमारा क्या हो जाएगा? जोड़ना, मतलब कि इंग्लिश में होता है कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन शब्द होता है तो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है। अच्छा, इंग्लिश में भी आपको व्यापक के नए पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो। क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, ये वाला भी मैंने बहुत प्रैक्टिस करवाया है आपको। ठीक है, देखो डिड के साथ में हमेशा, डिड के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है, ये आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, डिड के साथ में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को आपको प्रयोग करना है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। देखो ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं, ही डिड नॉट न्यू द आंसर। ठीक है, डिड नॉट न्यू लिखा है और मैंने क्या बता दिया, डिड के साथ में न्यू का प्रयोग नहीं होता, यानी कि वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता। यहाँ पे देखना न्यू कैसे लिखा है, नो, न्यू, नोन, ये होता है वर्ब का फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो डिड के साथ में वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग हुआ है, इसलिए यह गलत आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 2 में देखते हैं, ही डिड नॉट नो द आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया? थर्ड ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, ही डिड नॉट नोइंग द आंसर। यहाँ पे वर्ब के फोर्थ फॉर्म को प्रयोग कर लिया, यानी कि नो प्लस आईएनजी फॉर्म। ये क्या होता है? आईएनजी फॉर्म को वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, इसलिए यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। चौथे नंबर में दिया है, ही डू नॉट नो द आंसर। ही के साथ में डू का प्रयोग नहीं होता, ध्यान देंगे। आई, वी, यू, दे के साथ में डू का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आपको ध्यान रखना है। इस प्रश्न का आंसर फिलहाल हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही डिड नॉट नो द आंसर। डिड के साथ में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो फटाफट से, आइडेंटिफाई द वॉइस ऑफ द सेंटेंस, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैसिव वॉइस। यह आपका पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर यह एक्टिव वॉइस होता तो कैसे होता? आई कंप्लीटेड द वर्क होता। ठीक है, ये लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड लिखा है, इसलिए यह पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, इन विच सेंटेंस इज द वर्ब इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब मैंने आपको बोला भी था किसी को टेंस और वॉइस सीखना है, कमेंट करके बताना करके, तो किसी ने भी कमेंट तो किया नहीं। ठीक है, इसका मतलब आपको टेंस और वॉइस तो अच्छे से पता होगा। चलो इस प्रश्न को सेकंड्स में सॉल्व करने का ट्राई करो फिर। ठीक है, देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में होता है हैज या हैव बीन। ठीक है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब होता है और कंटिन्यूअस है, इसलिए इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म यूज हुआ होगा। ठीक है, अगर इस प्रकार का सेंटेंस में दिया है, इसका मतलब हुआ वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उदाहरण है। तो चलो ऑप्शन से छाटते हैं फिर, शी हैज रिटन अ लेटर। यहाँ पे बिन का प्रयोग नहीं हुआ है, आईएनजी फॉर्म को भी प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए यह हमारा आंसर नहीं होगा। यह किस टेंस का उदाहरण है? यह आपका प्रेजेंट परफेक्ट का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में देखो, शी
हैड बिन राइटिंग अ लेटर। ध्यान देखना यहाँ पे हैड लिखा है जबकि हमको क्या चाहिए, हैज या हैव चाहिए था। तो यह तो आपका नहीं हो जाएगा। यह किस तरह का उदाहरण है, तो यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड में देखते हैं, शी हैज बिन राइटिंग अ लेटर। ये हमारे रूल को फुलफिल कर रहा है, यानी कि यहाँ पे देखना शी हैज बिन राइटिंग अ लेटर, यानी कि यह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उदाहरण है। ठीक है, और शी वॉज राइटिंग अ लेटर किसका उदाहरण है, ये तो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस का उदाहरण है। ठीक है, तो किसको किसको टेंस और वॉइस सीखना है ये मुझे कमेंट करके आप बताएंगे। जितना ज्यादा कमेंट आएगा उसके बेसिस पे मैं अगला वीडियो लेकर के आऊंगी। ठीक है, तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं फटाफट से। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। ही सेड आई एम बिजी नाउ। यहाँ पे सेड दिया है, इसका मतलब सेंटेंस जो है वह पास्ट में यूज हुआ है। ही सेड आई एम बिजी नाउ, उसने कहा कि मैं उस समय बिजी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट का यूज हुआ है, इसलिए पास्ट का पास्ट में ही रहने देंगे। ठीक है, और आई एम बिजी, आई का क्या हो जाएगा, आई का हो जाएगा ही हो जाएगा, और नाउ का क्या हो जाएगा, नाउ का हो जाएगा देन। तो चलो इसका सेंटेंस बना के देखते हैं। ही सेड आई एम बिजी नाउ का क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही वॉज बिजी देन। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ही सेड दैट ही वॉज बिजी देन। यहाँ पे देखना ऑप्शन नंबर बी में देख लेते हैं क्यों गलत है। ही सेड दैट ही इज बिजी नाउ, यहाँ पे इसका प्रयोग नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस आपका पास्ट में है, तो इसका प्रयोग करना उचित नहीं है। ठीक है, थर्ड में देख लो, यहाँ पे सेज दिया है जबकि हमको सेंटेंस में सेड दिया था, तो टेंस को चेंज नहीं करना है। ठीक है, उसे काल को चेंज नहीं करना है, यहाँ गलत हो गया। चौथे में देखो ही टोल्ड, यहाँ पे सेड है, इसका टोल्ड नहीं करेंगे। ठीक है, सेड का सेड ही रहने देंगे, तो ये भी हमारा गलत हो गया। प्रॉपर आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो कुछ कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपको देखते ही आंसर लगाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से आप लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया है, इफ नाउन इज कोडेड एज 1, प्रोनाउन इज कोडेड एज 2, एडजेक्टिव एज 3 एंड वर्ब इज 4, देन व्हाट इज द करेक्ट कोड फॉर दिस सेंटेंस। ये सेंटेंस आपको दिया है, शी इज अ गुड टीचर। ओके, इसके लिए कोड क्या होगा आपको बताना है। केस आपको दिया है ये। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जैसे हिंदी में हमने कोड किया था वैसे ही यहाँ पे भी आप लोग कोड करेंगे। शी क्या है आपका, यहाँ पे शी जो है आपका प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है आपका शी। ठीक है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और गुड आपका क्या है, गुड आपका विशेषण यानी कि एडजेक्टिव है। ठीक है, टीचर आपका क्या है, टीचर आपका प्रोफेशन है जो कि नाउन में आएगा। क्लियर। अब प्रोनाउन का कोड क्या दिया है, 2 दिया है, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब का कोड क्या दिया है, 4 दिया है। एडजेक्टिव का कोड क्या दिया है, एडजेक्टिव कहाँ पे है आपका, ये 3 दिया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 दिया। नाउन का कोड क्या दिया है, नाउन का कोड दिया है 1। तो 2 4 3 1 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया, जैसे जैसे आपको बोला गया है आपको वैसे ही मार्क करना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, इसी प्रकार का सेम प्रश्न है ना। इफ प्रेजेंट इंडेफिनिट इज कोडेड एज ए, past indefinite is coded as B and future indefinite is coded as C, then which code represents the sentence they will play tomorrow। यानी कि जो सेंटेंस है वह किस टेंस में है ये आपको बताना है। टेंस का आपको कोड दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा दिख रहा है, विल आ जाए या शैल। विल या शैल आए वह हमेशा क्या होता है, विल या शैल आएगा वह हमेशा फ्यूचर टेंस का उदाहरण होता है। ठीक है, तो फ्यूचर के लिए हमको किस कोड का यूज करना है, देखो फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए सी का यूज करना है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया ना कैसे किए इसको। सिर्फ आपको टेंस का कोड निकालना था, सेंटेंस को पहचानना था कि यहाँ कौन सा टेंस का उदाहरण है। ये कौन सा टेंस का उदाहरण था, फ्यूचर इंडेफिनिट का। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, कथन और कारण वाले प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे कथन आपको दिया है, एन एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण की बात हो रही है। क्रिया विशेषण जो है वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण को मॉडिफाई करता है, और अनदर एडवर्ब को भी करता है। तो यह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कारण आपको दिया है, एन एडवर्ब आंसर्स द क्वेश्चंस हाउ, व्हेन, वेयर एंड टू व्हाट एक्सटेंट। यानी कि क्या बोल रहा है, एडवर्ब जो है किसका आंसर देता है हमको, कैसे, कब, कहाँ और कौन से इवेंट में बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, यह भी बिल्कुल करेक्ट है।
यानी कि बोथ द आंसर्स आर करेक्ट एंड आर एक्सप्लेन्स ट्रूली ए, यानी कि दोनों के सही हैं और आर जो है ए का सही सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। ठीक है, तो अंग्रेजी में भी आपको इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। कथन आपको दिया है, इन इनडायरेक्ट स्पीच द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच में चेंज। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है चेंज हो सकता है बोल रहा है, तो क्या यह सही है क्या? बिल्कुल, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है चेंज हो सकता है। ठीक है, कारण आपको दिया है, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, टेंस जनरली चेंजेस। ठीक है, पास्ट टेंस में होगा तो टेंस क्या हो जाता है? पास्ट परफेक्ट में हो जाता है, यानी कि यह भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है? यानी कि बोथ द सेंटेंस आर करेक्ट एंड आर एक्सप्लेन्स ए ट्रूली। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, फर्स्ट में दिया है, नाइदर ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट, नाइदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट, नाइदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट, नाइदर आंसर इज करेक्ट। तो इसमें से सही क्या होना चाहिए? नाइदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट। ठीक है, मतलब इनमें से कोई भी आंसर जो है वह सही नहीं है, या इसका मीनिंग है इनमें से कोई भी आंसर जो है वह सही नहीं है। बहुत सारे आंसर्स में सिर्फ आप एक ठो आंसर की बात करेंगे कि कोई भी आंसर सही नहीं है, तब आप नाइदर का यूज करेंगे। ठीक है, नाइदर के साथ में हमेशा सब्जेक्ट जो होगा वह प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो है प्लूरल में दिया गया है। ठीक है, अब बोनस प्रश्न को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन। ये आपको सेंटेंस दिया है, ये कौन सा टाइप का नाउन है ये आपको बताना है। आई नो द मैन हु लिव्स हियर, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं जो यहाँ पे रहता है। तो ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज प्रकार का है। ठीक है, कौन सा है? एडजेक्टिव, यानी कि यह उस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है जो उस जगह में रहता है। ठीक है, यानी कि विशेषता बता रहा है, तो यह एडजेक्टिव क्लॉज का एग्जाम्पल है। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपके इंग्लिश के प्रश्न जो है कंप्लीट होते हैं। मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न आपको साथ में देखने को मिलेंगे बारी बारी से। तो चलिए फिर पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, मैथ्स का। ठीक है, मैथ्स में भी आजकल आपको इसी प्रकार के ही प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, पेन पेपर निकाल करके बैठ जाओ, साथ में आंसर लगाते हुए चलेंगे। ठीक है, देखो लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या होता है? लाभ होता है, यानी कि फर्स्ट का हो जाएगा, ए का हो जाएगा दूसरा। ठीक है, हानि बराबर क्या होता है? हानि होता है आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो बी का हो जाएगा यहाँ पे पहला। सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला दिया गया है, उसी को आपको मिलान करना है। ठीक है, औसत का फॉर्मूला क्या होता है? संख्याओं का योग डिवाइडेड बाई संख्याओं की संख्या, ये हमारा औसत का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सी का हो जाएगा चौथा। और गति का फॉर्मूला क्या होता है? गति यानी कि चाल, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। तो डी का हो जाएगा तीसरा, यानी कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 2143। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो कितना इजीली बन गया ये। क्यों इजीली बना? क्योंकि मुझे फॉर्मूला याद था, इसलिए यहाँ इजी बन गया। अगर फॉर्मूला यहीं पे याद नहीं होता तो कितना टफ प्रश्न था, बताओ कितना ज्यादा टफ प्रश्न था। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तब की बात है, फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो चुटकियों में सॉल्व होने वाला यहाँ प्रश्न है। ठीक है, व्यापम इसी प्रकार की आजकल प्रश्न पूछ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन कम पूछता है, कथन करने वाले बहुत ज्यादा पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। कथन आपको दिया है, 0 को किसी संख्या से गुणा करने पर परिणाम हमेशा 0 होता है। तो क्या यह सही है क्या? चलो एक बार चेक कर लेते हैं। मान लो हमने 2 को गुणा किया 0 से, तो क्या प्राप्त होगा? 0 ही प्राप्त होगा। 9 को गुणा करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो यही हमको बोला गया है, 0 को किसी संख्या से गुणा करने पर परिणाम हमेशा 0 प्राप्त होता है। तो यह बिल्कुल करेक्ट है। कारण आपको दिया है, 0 किसी भी संख्या का गुणनफल नष्ट कर देता है। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 100 से भी गुणा कर दूं, 100 इंटू 2 इंटू 0 कर दूं, तो यह क्या करेगा? 100 का वैल्यू को कम कर देगा। आंसर क्या लेकर के आएगा? 0 ही लेकर के आएगा। इसका मतलब क्या है? यह भी कथन भी बिल्कुल करेक्ट है, और कारण जो है वह कथन का सही सही व्याख्या कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं फटाफट से। कथन आपको दिया है, औसत हमेशा सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच होता है। ठीक है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच हमेशा औसत होता है बोल रहा है। तो क्या यह सही है क्या? जैसे कि मान लो आपको 1 से 5 तक की संख्या का औसत निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? पहले 1 + 2 + 3 + 4 + 5,
और डिवाइड बाय क्या करेंगे, टोटल संख्या डिवाइडेड बाय कुल संख्या होती है। तो कुल संख्या कितनी है, 5 है। तो 5 4 9, 9 3 12, 13 14 और एक 15, यानी कि 15/5 करेंगे तो आपका कितना आएगा, औसत निकल के आएगा 3। और अगर हम इस कथन के अनुसार चलेंगे तो क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है ये, सबसे छोटी यानी कि 1 लेंगे, सबसे बड़ी यानी कि 5 लेंगे। जो हमने एग्जांपल लिया था उसके हिसाब से इन दोनों के बीच संख्या कौन सी है, इन दोनों के बीच संख्या 3 थी। तो यहाँ भी बिल्कुल करेक्ट है कि औसत हमेशा दोनों और के बीच की संख्या होती है। ठीक है, एग्जाम्पल से भी मैंने आपको समझा दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, कारण आपको दिया है औसत संख्याओं का संतुलित मान होता है। औसत जो है संख्याओं का संतुलित मान होता है, बैलेंस्ड वैल्यू होता है। तो यहाँ भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 1 से 5 तक की संख्याओं में बीच की संख्या जो बैलेंस वैल्यू है वही हमारा क्या होता है, औसत होता है। तो दोनों के दोनों बिल्कुल करेक्ट है, और कारण जो है वह कथन का सही सही व्याख्या करने की ऑप्शन नंबर यहाँ पे फिर से हमारा ए जो है करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। परसेंटेज का प्रश्न है यह, यदि किसी संख्या को 25% बढ़ाने के बाद 25% घटाने पर कुल परिवर्तन क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न में हमेशा मैंने क्या बोला है, बेस नंबर आपको 100 मान करके चलना है। जो भी घटाना है बढ़ाना है इसी में ही हम लोग करेंगे। तो कैसे करेंगे, हमने क्या कर लिया, 100 लिख दिया। ठीक है, 25% बढ़ाना है बोला है तो क्या करेंगे, 25% यानी कि 100 प्लस 25 कितना आता है, 125 आता है। तो 125 परसेंटेज है, इसीलिए हमने बटे में 100 लिख दिया। 25% घटाना है बोला है तो 100 माइनस 25 करेंगे तो कितना आता है, 100 माइनस 25 करने पे आता है 75। तो इसको भी गुणा करके 75 लिख दिए। परसेंटेज है इसलिए हमने क्या किया, परसेंटेज है इसलिए बटे में 100 लिख दिया। अब 100 से ये वाला 100 कैंसल, और यहाँ पे क्या कैंसिल हो सकता है, 25 थी 75, 25 चौ 100। ठीक है, और कुछ कैंसिल होगा क्या, कुछ भी कैंसिल और नहीं होगा। तो डायरेक्टली अब हम गुणा करते हैं। 125 गुना 3 करने पे आता है 375, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो कितना आएगा, यह आंसर निकल के आएगा 93.75। अब आपका यह आंसर नहीं है। ठीक है, 93.75, देखिए एक सेकंड, हमारा जो बेस वाला था 100 था, आंसर कितना निकल के आया 93.75। तो हम क्या करेंगे, इस 100 से इस नए मान को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 100 में से 93.75 को माइनस करने पे आता है 6.75। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दोनों जो है ऑप्शन में दिया है, वृद्धि का भी दिया है और कमी का भी दिया है। तो हमको कौन सा आंसर लेना है, यहाँ पे देखना आंसर कैसे लेते हैं। बेस वैल्यू था हमारा 100 था, नया वैल्यू क्या निकल के आया, कम निकल के आया है। 100 से 93 क्या है, कम है ना, तो कम है इसलिए क्या है, कमी वाला को हम लोग आंसर लेंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला। मान लो की बात है, अगर हमारा आंसर आता है 104, 105 कुछ भी आता है, यानी कि 100 से बड़ा आता, तो हम क्या लेते, 4% की वृद्धि लेते। ठीक है, यहाँ पे 100 से कम आ गया इसलिए हमने कमी वाले को आंसर लिया है। आपको हमेशा ऐसे करना है, 100 को बेस मान के चलना है। 25% बढ़ाने को बोला था इसलिए हमने 125, और परसेंटेज है इसलिए बटे में 100 किया। घटाना था तो हमने क्या किया, 100 में से 25 को माइनस किया, 75/100 किया। ठीक है, जो भी आंसर निकल के आएगा उसको 100 से फिर से एक बार माइनस करना है, उसके बाद में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कमी हो रहा है इसलिए हमने कमी को आंसर ले लिया है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ पे देखो, इस प्रकार के प्रश्न बहुत रिपीट होते हैं ना, जो प्रश्न मैंने अभी बताया आपको, और ये वाला प्रश्न भी बहुत रिपीट होता है, जिसे ध्यान से सॉल्व करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और वापसी में 10 किलोमीटर की गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता है, तो उसकी औसत गति क्या होगी, ये आपको बताना है। आप इस प्रश्न को अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पाओगे कि 10 किलोमीटर यहाँ पे है और 10 किलोमीटर यहाँ भी है, और क्या कर रहा है, सेम दूरी को वहां जा रहा है, एक बार वहीं उसी दूरी को वापस आ रहा है, यानी कि दूरी हमारा सेम है। तो इस केस में औसत जो चाल होती है, औसत गति यानी कि चाल क्या होती है आपका, कुल दूरी बटा कुल समय होता है। ठीक है, तो कुल दूरी हमारा क्या है, कुल दूरी आपका 10 है यहाँ पे, और ये वाला भी 10 है। 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10 20 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कुल समय। समय कैसे निकालेंगे आप लोग, यहाँ पे देखना है, फिर से लिख देती हूँ आपके लिए। कुल दूरी कितना था, 10 प्लस 10। समय कैसे निकालेंगे, समय निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे कि 4 बराबर दूरी बटे समय होता है ना, वैसे ही समय निकालने का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो यहाँ पे देखना, समय 1 कैसे निकालेंगे हम लोग, समय 1 निकालने के लिए हम लोग 10/5 करेंगे, प्लस यहाँ पे दूसरा समय क्या था हमारा, 10 बटा ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कुल समय। समय 1 प्लस समय
2। तो 10 प्लस 10 कितना हो गया, 10 प्लस 10 हो गया 20 डिवाइडेड बाई ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ पे कितना हो गया 2 प्लस 10 10 कैंसिल कितना आ गया 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20 प्लस 2 प्लस 1 करेंगे तो 3, 20/3 यानी कि 6.66 हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस तो दिया नहीं है आपको। निकटतम आंसर के रूप में आप ऑप्शन नंबर ए को आंसर ले सकते हैं, यानी कि 6 किलोमीटर को आप आंसर ले सकते हैं। ठीक है, शायद मुझसे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। यहाँ पे दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, उनका अंतर जो है 56 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी ये आपको निकालना है। तो दोनों संख्याएं आपको यहाँ पे अनुपात के फॉर्म में दिए हैं। हमेशा इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको संख्याओं को इंडिविजुअल बनाना पड़ता है। ठीक है, अलग अलग करना रहेगा आपको, यानी कि यहाँ पे कोफिशिएंट गुणांक x से गुणा करना रहेगा। तो पहले संख्या क्या हो जाएगी, पहले संख्या हो जाएगी 3 गुना x माने कि 3x। दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 5 गुना x यानी कि 5x। क्लियर है। अब देखना यहाँ पे दोनों का अंतर 56 है बोल रहा है, तो 5x दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर है 56। 5 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा 2x, 2x बराबर है 56। तो x बराबर क्या हो जाएगा 56/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, यानी कि x का वैल्यू आ गया 28। हमको निकालना था बड़ी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है 3 गुना x यानी कि 3 गुना 28। दूसरी संख्या है आपकी 5 गुना 28, तो 3 गुना 28 का वैल्यू कितना होता है 84, और 5 गुना 28 यानी कि 140। बड़ी संख्या क्या हो गई, ऑप्शन नंबर सी 140 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। एक वस्तु 20% के लाभ पर 200 रुपए में बिकी, तो क्रय मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है। तो सिंपल सा इसमें फॉर्मूला में पुट करना है। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस लाभ %। ठीक है, यहाँ पे आपको 200 रुपए क्या है, 200 रुपए जो है वही हमारा 200 रुपए में बिकी बोल रहे हैं कि 200 हमारा क्या है विक्रय मूल्य है। तो सिंपल से फॉर्मूला में पुट कर देना है। 200 हमने पुट कर दिया, इंटू का 100 किया, डिवाइडेड बाई 100 प्लस लाभ % कितना दिया है 20% का लाभ दिया है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। यदि x अनुपात y बराबर 4:7 है और x प्लस y का मान आपको 132 दिया है, तो y का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो सिंपल से यहाँ पे x अनुपात y दिया है, अनुपात के फॉर्म में नंबर्स को दिए गए हैं, तो इसको इंडिविजुअली नंबर्स बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, x अनुपात y है, यहाँ पे कोफिशिएंट x से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, x से मत करो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ भी कोफिशिएंट से गुणा कर सकते हैं। मान लो हमने a से गुणा कर दिया, a b c d कुछ भी जड़ संख्या से गुणा कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो पहली संख्या यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 4a, 7a से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, दूसरी संख्या यानी कि y का वैल्यू आ गया आपका 7a। समझ में आ गया। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो x का वैल्यू कितना है, x प्लस y यहाँ पे दिया हुआ है, x का वैल्यू हमारा 4a है, y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है 7a, तो यहाँ पे पुट कर दिए। बराबर का वैल्यू कितना आएगा, बराबर दिया है 132। सिंपल सा आपको वैल्यू में पुट करते हुए चलना है। तो 7 4 कितना होता है, 7 4 11a बराबर 132 आ गया। 11 को ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 132/11। तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, और ये 11 दूनी 22, यानी कि a का वैल्यू आया है आपका 22। ठीक है, अब क्या यही आंसर है क्या, ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमको बोला क्या गया है y का वैल्यू पूछा है। तो पहली संख्या क्या थी, पहली संख्या x जिसका वैल्यू क्या था 4a था, तो 4 गुना 22 कितना हो जाएगा, 22 गुना 4 करेंगे तो 88। ठीक है, ये आया पहले संख्या यानी कि x का वैल्यू। y का वैल्यू कितना निकल के आएगा 7 इंटू a, यानी कि 7 गुना 22 कितना आएगा, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 हमारा इस प्रश्न का आंसर आ रहा है। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, माफ कीजिएगा, ये 22 नहीं ये 12 था। ठीक है, ये लिखने सही लिखा था, एक्चुअली मैंने यहाँ पे पढ़ने में ही गलती हो गया था, ये 12 था। तो x का वैल्यू कितना आ गया 4 इंटू a, यानी कि 4 गुणे 12, 12 चौक कितना हो जाएगा 48, ये x का वैल्यू आया। और 7 गुणे a माने कि 7 गुना 12, 12 सत्ते कितना होता है, 12 सत्ते 84 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैथ्स में मिस्टेक हो जाता है, छोटे छोटे नंबर्स होते हैं जो कि आपको आंसर को गलत करवा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 12, 15, 18, 21 और 24 इसका औसत आपको निकालना है। ये बहुत ही इजी प्रश्न है। आगे हम लोग कूट वाले मिलान वाले प्रश्न देखेंगे मैथ्स के भी। ठीक है, तो बने रहिएगा।
औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? दिए गए संख्या का योग डिवाइडेड बाई कुल संख्या। ठीक है, तो इन सभी संख्या का योग कितना होता है? चलो सभी संख्या को जोड़ते हैं। सभी संख्या को जोड़ने पे कितना आता है? ये आता है आपका 90। ठीक है, तो ऊपर में हमने लिख लिया सभी संख्या का योग आया 90 डिवाइडेड बाई कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 संख्या है। 90/5 करेंगे तो कितना आता है? 90/5 करने पे आता है 18। तो औसत क्या निकल के आ गया? ऑप्शन नंबर ए 18। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ये वाला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। यदि प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है प्लस, तो ये जो इक्वेशन आपको दिया है इसका वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न जो है व्यापम का फेवरेट प्रश्न होता है। तो चलो फिर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखना, गुणा के जगह में हमको क्या लिखना है? गुणा का अर्थ होता है प्लस बोला है, तो इसके जगह में प्लस लिखना है। माइनस का अर्थ भाग बोला है, तो माइनस की जगह में भाग लिखेंगे, और प्लस का अर्थ गुणा है। तो इक्वेशन पूरा पूरा क्या बना? 8 + 2 माइनस का ये भाग हो जाएगा 4 है, और प्लस का गुणा हो जाएगा यानी कि 6। ठीक है, अब आपने सभी ने बोडमास रूल तो पढ़ा ही होगा। बोडमास रूल के हिसाब से सबसे पहले आपको भाग को सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद में गुणा को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले भाग को सॉल्व करते हैं। तो 2/4, यहाँ पे देखना 8 + 2 भाग दिया, यानी कि बटे में इसको भाग में लिख लेंगे, गुणा का यहाँ पे 6 कर लेंगे। ठीक है, अब इसको कैंसिल करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6। क्या बचा हमारा? 8 + 3, 8 + 3 कितना हो जाएगा? 11। ये आपके ऑप्शंस गलत दे दिए हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा 11। ठीक है, तो बोर्ड मास रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर को देख करके जाना, इसमें से बहुत प्रश्न पूछता है ना। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया है। यदि a = 2, b = 3, c = 5 और d = 7 है, तो ये एक्सप्रेशन जो आपको दिया है इक्वेशन, इसका मान क्या होगा ये आपको निकालना है। तो सिंपल से यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना रहेगा। a का वैल्यू है 2, तो 2 + c का वैल्यू है 5, तो हमने 5 लिख दिया। गुणा है, जैसे जैसे आपको बोला है वैसे यहाँ पे लिख रहे हैं ना। d का वैल्यू कितना है? d का वैल्यू है 7, तो हमने 7 लिख दिया। माइनस किया, b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू है 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा बोर्ड मास के हिसाब से। तो 5 + 2 कितना होता है? 5 + 2 7 होता है। गुणा लिख लिया हमने। 7 - 3 कितना हो जाएगा? 7 - 3 4, और 7 × 4 करेंगे तो कितना आता है? 7 × 4 28 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो कितना इजीली सॉल्व हो रहा है एकदम। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो यही प्रश्न जो है एग्जाम में बहुत ही कठिन लगते हैं। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को आपको प्रैक्टिस करके जाना है। इस प्रकार के प्रश्न व्यापम की फेवरेट प्रश्न होते हैं। लो, अब आ गया व्यापम का सबसे फेवरेट प्रश्न। आजकल इसी प्रकार के प्रश्न पूछने में लगा हुआ है, सही जोड़ी मिलाओ। मैथ्स में भी सही जोड़ी मिलाओ प्रश्न। तो देखो यहाँ पे कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। कॉलम 1 में आपको दिया है साधारण ब्याज, इसका फॉर्मूला क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? P × R × T / 100, मूलधन गुणित दर गुना समय बटा 100, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? P × 1 + R/100 डिवाइडेड बाई पावर में T, सॉरी है ना, ऑप्शन नंबर बी। तो बी का हो जाएगा सेकेंड। औसत का फॉर्मूला क्या होता है? संख्याओं का योग डिवाइडेड बाई कुल संख्या, ये हमने अभी देख लिया। सी का हो जाएगा तीसरा। और गति यानी कि चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको तभी बनेंगे जब आपको सभी का फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, ध्यान देना, आजकल फॉर्मूले को ऐसी प्रकार से पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस कम पूछते हैं, फॉर्मूला पूछ रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला सभी का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। फिर से आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं। आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणी चौड़ाई, L × B इसका फॉर्मूला होता है। तो ए का हो जाएगा तीसरा। ठीक है, आयत का परिमाप, आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × लंबाई + चौड़ाई, तो बी का हो जाएगा चौथा। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, तो सी का हो जाएगा पहला। और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², तो डी का हो जाएगा दूसरा। तो 3 4 1 2 इस प्रकार का ऑप्शन कहाँ पे है? 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, ज्यामिति का प्रश्न है। फिर से आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना रहेगा। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? r होती है, तो ए का हो जाएगा तीसरा। वृत्त का व्यास क्या होता है? वृत्त का व्यास होता है 2 × त्रिज्या यानी कि 2r, बी का हो जाएगा चौथा। वृत्त की परिधि 2πr होती है, तो सी का है पहला। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²,
स्क्वायर डी का हो जाएगा दूसरा। तो 3 4 1 2 फिर से यहाँ पे आ गया 3 4 1 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का आंसर हो गया। क्लियर है। अगला प्रश्न देखो, ये वाला अच्छा प्रश्न है। अगर यहाँ पे आपको कंडीशन दिया है, एक ए जो है बी से बड़ा है, बी जो है सी से छोटा है, सी डी के बराबर है, डी जो है ई से छोटा है, तो कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले जो अलग अलग इक्वेशन दिया गया है इसको एक में बनाते हैं। ए जो है बड़ा है बी से, तो हमने ऐसा लिख लिया। ठीक है, अब बी जो है सी से छोटा है बोला है, तो बी को सी से छोटा बना दिया। सी जो है डी के बराबर है, तो सी बराबर डी कर दिया। और डी किसके छोटा है बोल रहा है, डी जो है ई से छोटा है बोले, तो हमने ऐसा लिख लिया। ठीक है, अब कौन सा कथन सही है, तो देखो यहाँ पे पहले में देख लेते, पहले चेक करते हैं। ए जो है ई से छोटा है, ई आपका यहाँ पे है, ए आपका यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखना अगर आप छोटा होते आएंगे, यहाँ पे छोटा हो रहा है, फिर छोटा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अलग साइन हो गया है। ठीक है, ये आपका इस प्रकार का साइन है, ये यहाँ पे आपका इस प्रकार का साइन है, तो दोनों में कुछ भी संबंध बन रहा है क्या, दोनों में कोई भी संबंध नहीं बन रहा है। ठीक है, ए ग्रेटर देन ई, अब छोटे का संबंध नहीं बन रहा है तो बड़े का संबंध भी नहीं बनेगा, तो यह भी निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते। अब देखते हैं बी और डी में संबंध देखते हैं, बी और डी का देखते हैं। बी आपका यहाँ पे है और डी आपका यहाँ पे है। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो बी लेस देन सी बराबर करके डी है। ठीक है, अब सी और डी बराबर है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, बी लेस देन डी, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ बराबर है। ठीक है, तो यह हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। एक बार ऑप्शन नंबर डी को भी चेक कर लेते हैं। सी बड़ा है ए से, सी आपका यहाँ पे है, ए जो है यहाँ पे है। ध्यान से अगर आप साइन को देखेंगे तो एक का साइन ऐसा है, दूसरे का साइन ऐसा है। ठीक है, तो क्या इसमें संबंध स्थापित हो सकता है क्या, नहीं। बड़ा है या छोटा है हम क्लियरली इसका आंसर नहीं कर सकते, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ये रीजनिंग का बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला प्रश्न है। ठीक है, लेकिन अगर आपने इसको सीख लिया तो एकदम चुटकियों में आंसर निकलते हैं। इसमें से प्रश्न व्यापम पूछता है, अगर आपको इस प्रकार के प्रश्न चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, इसका भी मैं वीडियो लेकर के आ जाऊंगी। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं यार, आपको जो भी टॉपिक चाहिए रहता है कमेंट करके बताया करो। मैं हमेशा बोलती हूँ ताकि मैं आपके हिसाब से वीडियो लेकर के आ सकूँ, क्योंकि मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे प्रश्न फंसते हैं अमीन पटवारी वाले स्टूडेंट से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप उस समय का मेगा टेस्ट निकाल करके देखना, मॉडल पेपर सारे के सारे प्रश्न जो है बढ़ाए हुए प्रश्न से आए थे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। श्रृंखला आपको दी गई है 2 5 10 17 और 26, इसमें अगला नंबर क्या आएगा, तो देखो 2 से आपको 5 में जाना है तो +3 करना पड़ेगा, 5 से 10 में जाना है तो +5 करना पड़ेगा, 10 से 17 में जाना है तो +7 और 17 से 26 में जाना है तो +9, तो 3 5 7 9 +2 का गैपिंग चल रहा है, तो 9 के बाद में क्या होना चाहिए, +11 होना चाहिए। और 26 + 11 क्या होता है, 26 + 11 होता है आपका 37। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, यदि @ का अर्थ प्लस है, हैश का अर्थ माइनस है, डॉलर का अर्थ इनटू है, तो इस इक्वेशन का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देते हैं। पहले @ की जगह में यहाँ पे प्लस आएगा, 3 की जगह डॉलर की जगह में आएगा गुणा, और हैश की जगह में क्या आएगा, माइनस आएगा। तो पूरा पूरा इक्वेशन क्या बना, 5 + 3 × 2 - 4। फिर से आपको बोर्ड मास रूल को अप्लाई करना है, तो बोर्ड मास रूल के हिसाब से सबसे पहले हम लोग इनटू को सॉल्व करेंगे, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 3 × 2 6, 6 - 4 इधर क्या था, 5 था। अब यहाँ पे 6 - 4 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 5 + 2 कितना हो जाएगा, 5 + 2 7 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आंसर ऑप्शंस थोड़े से गलत हो गए हैं, इसको मैं अगले वीडियो में ध्यान रखूंगी। ठीक है, देखो अगला प्रश्न आपको दिया है, एक कोडिंग में प्लस का मतलब गुणा है, माइनस का मतलब भाग है, गुणा का मतलब प्लस है, तो 6 × 2 - 8 + 4 इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, गुणे की जगह में आना चाहिए, गुणे की जगह में प्लस आना चाहिए, तो हमने प्लस लिख लिया। माइनस की जगह में भाग आना चाहिए और प्लस की जगह में गुणा, यानी कि पूरा पूरा हमारा बना 6 + 2 / 8 गुणे का 4, ये हमारा इक्वेशन बना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले भाग को सॉल्व करेंगे, तो 6 + 2 / 8 × 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया, 6 + 1, 6 + 1 हो जाएगा 7। फिर से ऑप्शंस थोड़े से मिसप्रिंट हो गए हैं। ठीक है, देखो अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट से।
किसी कोड में a बराबर 4, b बराबर 7, c बराबर 3 और d बराबर 9 है, तो इस एक्सप्रेशन का मान क्या होगा? a बराबर 4 दिया है, प्लस का हमने प्लस लिखा, c का यहाँ पे c लिख दिया, 3 लिख दिया, गुणा d बराबर 9 है तो हमने 9 लिख दिया, माइनस का b बराबर क्या है? 7 दिया है। ठीक है, 4 3 कितना होता है? 7 होता है, गुणा 9 माइनस 7 करेंगे तो 2 और 7 दूनी 14। 14 जो है इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शंस को मत देखना। अगला प्रश्न आपको दिया है सही जोड़ी मिलाओ। तो यहाँ पे देखते हैं, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस यानी कि समांतर श्रृंखला जो होती है आपने पढ़ा ही होगा। इसमें क्या होता है? समान अंतर वाला अंक क्रम चलता है। ठीक है, समान अंतर वाला अंक क्रम चलता है समांतर सीरीज में, ये आपने पढ़ा ही होगा 6वीं 7वीं में। जियोमेट्रिक सीरीज यानी कि गुणोत्तर सीरीज में क्या होता है? गुणोत्तर में समान अनुपात वाला अंक क्रम चलता है। ठीक है, ध्यान देंगे, यहाँ पे अंतर था, यहाँ पे अनुपात है। तो गुणोत्तर सीरीज में क्या होता है? समान अनुपात वाला अंक क्रम चलता है, तो बी का हो जाएगा दूसरा। फाइबोनाची सीक्वेंस में क्या होता है? पिछले 2 अंकों का अगला अंक होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 3 5, ठीक है, अब यहाँ पे 8 हो जाएगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा? ये 13 है। मान लो ये सीरीज आपको ऐसा दिया है, अगला अंक क्या आएगा पूछेगा, तो क्या होता है? 3 प्लस 5 का योग क्या बन रहा है? 3 प्लस 5 का योग 8 बन रहा है, और 5 प्लस 8 का योग क्या बनता है? 13 बनता है। 13 प्लस 8 करेंगे तो अगला अंक आएगा। ये होता है फाइबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, प्राइम सीक्वेंस यानी क्या होता है? प्राइम मतलब अभाज्य संख्या, तो केवल अभाज्य संख्याएं होती है। तो सी का हो जाएगा तीसरा और डी का भी हो जाएगा चौथा। तो 1 2 3 4 हमारा आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 23 आपको दिया है, कथन और कारण वाले प्रश्न है। कथन आपको दिया है, कोई भी विषम संख्या 2 से विभाज्य नहीं होती है। विषम संख्या 2 से विभाज्य नहीं होती बोल रहे हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है। विषम संख्या जैसे कि आप ले सकते हैं 3 हो गया, 5 हो गया, 11 29, ये सब क्या है? विषम संख्याएं हैं जो कि 2 से विभाज्य नहीं होती है। कारण आपको दिया है, विषम संख्या हमेशा 2 से विभाज्य नहीं होती। एक ही सेंटेंस को बार बार लिख दिया है। ठीक है, दोनों के दोनों करेक्ट है, पर आर ए को सही नहीं समझाता है। ठीक है, कारण का सही से व्याख्या नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों के दोनों अपने आप में करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 आपको दिया है, कथन कारण फिर से, सभी अभाज्य संख्या ग्रेटर देन 2 विषम होती है। ग्रेटर देन 2 यानी कि 2 से बड़ी वाली संख्या जो होती है विषम संख्या होती है बोल रहा है। तो क्या है? सही है क्या? अभाज्य संख्या जैसे कि ले सकते हैं 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और कौन सा हो गया? 11 13, ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स है। ये क्या है? 2 से बड़ी है, और ये क्या है? विषम संख्या है। तो यह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मतलब करेक्ट कथन है। ठीक है, कारण आपको दिया है, 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या विषम होती है, तो यह भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2 को छोड़कर, 2 भी क्या है? आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, एक चीज याद रखना, ये एग्जाम में पूछ चुका है, 2 आपका प्राइम नंबर में गिनती होता है। ठीक है, रूढ़ संख्या सबसे छोटी रूढ़ संख्या होती है 2। ठीक है, तो 2 आपका प्राइम नंबर है, और 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं जो होती है विषम होती है, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। तो कथन और कारण दोनों सही है, कारण जो है कथन का सही व्याख्या करने के ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। यहाँ पे ये आपका घड़ी वाला प्रश्न है। ठीक है, क्लॉक वाला है, इसको मैं आपको अलग से वीडियो बना करके अच्छे से समझाऊंगी। इसमें से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, अभी इस प्रश्न को नहीं समझा रही हूँ, वीडियो बना करके अच्छे से आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। इसमें से प्रश्न पूछता है, 26वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। फिर से आपको सीरीज दिया गया है, यहाँ पे 3 6 12 24, यहाँ पे दो अंक कौन कौन से आएंगे ये आपको बताना है। तो देखो ध्यान से, अगर आप सीरीज को देखेंगे तो 3 से अगर आप 6 में जाएंगे तो क्या हो रहा है? गुणे का 2 हो रहा है, 3 दूनी 6 हो रहा है, 6 दूनी 12 हो रहा है, 12 दूनी 24 हो रहा है, यानी कि इंटू 2 हो रहा है, 2 गुणे हो जा रहा है। तो 24 दूनी कितना हो जाएगा? 24 दूनी 48 हो जाएगा, और 48 का भी 2 करेंगे तो 48 गुना 2 कितना हो जाएगा? 96, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि मुझे देखते ही कैसे पता चला? तो मुझे देखते ही इसलिए पता चला क्योंकि मुझे आइडिया है, मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस करी है। और अगर आपको भी सभी प्रकार के सीरीज की प्रैक्टिस करना है तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है सिर्फ और सिर्फ सीजी व्यापम के लायक। ठीक है, तो जरूर से वीडियो को वॉच करना, क्योंकि सीरीज वाले प्रश्न बहुत पूछता है। ठीक है, सभी प्रकार के सीरीज को मैंने एक ही वीडियो में आपको क्लियर किया है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अगर सभी ए जो है बी है और सभी बी जो है सी है, तो कौन सा कथन सही है? पहले डायग्राम बनाते हैं हम लोग इसका। सभी ए बोल रहे हैं, यानी कि ए पहले यहाँ पे बनाए, सभी ए जो है बी मान लिया तो हमने ये कर दिया। अब सभी बी जो है सी है, तो सभी बी जो है सी बना दिया। तो कौन सा कथन सही है? तो सभी ए सी है क्या? यहाँ पे देख लेते हैं।
ए आपका यहाँ पर है और सी आपका यहाँ पर है, तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि सभी ए जो है सी है, पहला हमारा सही है। कुछ ए सी नहीं है, ये कथन रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो सभी ए वाला पार्ट आपका यहाँ पे है और सी वाला पार्ट ये है, तो ए का पूरा पूरा हिस्सा जो है सी में जा रहा है, तो कुछ वाला हिस्सा ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, सभी सी ए है ये कहना गलत है। बड़ा वाला पोर्शन आपका सी है, छोटा वाला पोर्शन आपका ए है, तो सभी ए सी है यह हम नहीं कह सकते, सभी ए सी है यह हम कह सकते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इस वर्ड में, ध्यान रखेंगे। कुछ भी ए नहीं है, कुछ भी जो है ए नहीं है यह हम कंफर्म नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि डायग्राम आपका इस प्रकार का भी बन सकता है, सभी ए और इसी के ओवरलैप करता हुआ बी भी बन सकता है। ठीक है, तो कुछ भी ए नहीं है यह भी बिल्कुल हम कह नहीं सकते। श्योरली हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, सभी ए जो है सी है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न को भी एक बार देख लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। अंक गणितीय कोडिंग है यहाँ पे। अगर a बराबर 1 b बराबर 2 यानी कि अल्फाबेटिकल नंबर्स दिए गए हैं, तो कोड का योग क्या होगा आपको बताना है। तो देखो c का नंबर कितना होता है, तो यहाँ पे देखना c का नंबर कितना होता है। c का नंबर होता है 3, o का नंबर होता है 15, d का अल्फाबेटिकल नंबर कितना होता है, d का होता है 4 और e का नंबर कितना होता है 5। इन सभी अंक को जोड़ने पे कितना आता है, 15 + 5 20, 20 × 4 24, 24 + 3 27, 27 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंक श्रृंखला का अगला अंक सही है, ये आपको बताना है। तो ये भी बहुत ही इजी प्रश्न है। 2 से आपको 6 में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 से 6 में जाना है तो +4 करना पड़ेगा, 6 से 12 में जाना है तो +6 करना पड़ेगा, एक सेकंड, +6 करना पड़ेगा, 12 से 20 में जाना है तो +8 करना पड़ेगा और 20 से 30 में जाना है तो +10 करना पड़ेगा, यानी कि 4 6 8 10। तो अगला क्या होना चाहिए, +2 यानी कि 12 होना चाहिए। +12 करेंगे तो 30 + 12 कितना हो जाएगा, 30 + 12 करने से 42। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपको दिया है। यदि @ का अर्थ प्लस है, हैश का अर्थ माइनस है, डॉलर का अर्थ इंटू है, तो इस आपको इक्वेशन का मान कितना होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए @ के स्थान पे हमको प्लस रखना है, डॉलर के स्थान पर गुणा रखना है, हैश के स्थान पर माइनस रखना है। तो इक्वेशन क्या बन गया, 5 + 3 डॉलर यानी कि गुणा 2 हैश यानी कि माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले गुणा को सॉल्व करेंगे। 3 दूनी क्या है 6, 5 + 3 दूना 6, -4 रिपीट हो चुका है क्या, 6 में 4 गया तो 2, 5 + 2 करेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाकी के बचे हुए जो जीके के 30 प्रश्न है उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर दूंगी। ठीक है, इसके जस्ट बाद मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, तो वीडियो को जरूर से वॉच करना। सारे के सारे 30 प्रश्न जो है व्यापम के नए पैटर्न के अनुसार रहने वाले हैं, तो मस्ट वॉच वीडियो रहेगा आपके लिए। और अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए यहाँ पे आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।